नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। इससे जो पहले वाली क्लास थी दोस्तों, उसके अंदर अपने अरावली के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में बात कर ली थी दोस्तों। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं अरावली की आगे के बारे में बात, और जो आज है वो अपना भौतिक प्रदेश है वो आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो अरावली के आपने सारी बात कर ली थी कि उत्तर के अंदर जो अरावली की है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य के अंदर कौन सी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले दोस्तों अपने पढ़ा था मरुस्थल। मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, शुष्क के अंदर अपने सारी बात कर ली थी, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होता है वो सारी बातें अपने शुष्क मरुस्थल के अंदर कर ली थी। ठीक है, बाद के अंदर पढ़ा था अर्धशुष्क। अर्धशुष्क के ऊपर वाला भाग पढ़ा था गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी क्षेत्र, और तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा हो जाएगा लूणी बेसिन। ठीक है दोस्तों, ये अपनी सारी बातें मरुस्थल के अंदर पढ़ ली थी टोटल। अब फिर अपने पढ़ा था अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? तैतीस सागर का अवशेष। ये वो गोड यहाँ पे जो मिनी कोई द्वीप से शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, लंबाई 550 692, वो अपने सारे की सारी बातें इससे पीछे वाली क्लास के अंदर कर ली थी। तो दोस्तों आज अपने बात करने जा रहे हैं कि अरावली की कुछ एक और बातें हैं महत्वपूर्ण, जो मैं आपको बता देता हूँ आज। कौन कौन सी है? पहला हो जाएगा दोस्तों भाकर, फिर हो जाएगा दोस्तों गिरवा, देशहरो, और फिर हो जाएगा मेरवाड़ा, और फिर हो जाएगा बोमट। भाकर क्या है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर कि भाकर क्या है। भाकर क्या है? ये जैसे मान लो दोस्तों कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, यहाँ पे खड़े होकर सीधे भाग के नीचे आ जाऊं, बस यही भाकर है। यहाँ पे खड़े होकर सीधे भाग के नीचे आ जाओ, यही भाकर है। यानी कि पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर कि इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है, पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? भाकर कहते हैं। अब दो नंबर बात आती है दोस्तों गिरवा, कि गिरवा क्या है? गिरवा का मतलब होता है दोस्तों गर्दन, इस प्रकार। यानी कि उदयपुर की जो गर्दन यानी कि जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। यानी कि दोस्तों गर्दन अपनी इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, तो बस ये ध्यान रखना कि जो उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं ना, उसी गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? गिरवा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे देशहरों की। देशहरों यानी कि दोस्तों ऐसा क्षेत्र जो हमेशा ही क्या रहता है? हरा भरा रहता है। ऐसा क्षेत्र जो हमेशा ही क्या रहता है? हरा भरा रहता है, उसे देशहरों कहते हैं। पहाड़ी है दोस्तों जरगा, और एक पहाड़ी है दोस्तों रागा। जरगा और रागा के मध्य की पहाड़ियां हैं दोस्तों, जैसे ये जरगा हो गई, ये रागा हो गई। ये जो क्षेत्र है हमेशा दोस्तों ये क्या है? हमेशा ही हरा भरा रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो, लेकिन ये फिर भी ये क्षेत्र है वो क्या है? हरा भरा रहता है। तो जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य जो स्थान हमेशा हरा भरा रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देशहरों कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों मेरवाड़ा की। मेरवाड़ा क्या है? अब बहुत से स्टूडेंट को तो ये नहीं पता कि मेवाड़ कौन सा और मारवाड़ कौन सा है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ है। कौन सा है? मारवाड़। और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मेवाड़ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ के दोस्तों जो बीच के क्षेत्र है, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? राजसमंद, प्लस अजमेर। यानी कि दोस्तों राजसमंद प्लस अजमेर के जो बीच के भाग है उसी को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। बोमट, ये समझो दोस्तों बोमट क्या है। आपको पूछ लिया जाए कि दोस्तों सबसे ज्यादा भील कहाँ पे है, तो आप कहोगे उदयपुर में। बिल्कुल, उदयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, जालौर के अंदर, इस क्षेत्र को क्या है के अंदर दोस्तों भील जो जाती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। ठीक है, तो भील आच्छादित क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? बोमट कहते हैं। यानी कि भील आच्छादित क्षेत्र को बोमट कहते हैं, जहां पे भील जाता है उसी को क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं। यानी कि बोमट के अंदर कौन कौन से आ जाएगा? उदयपुर, सिरोही प्लस जालौर क्षेत्र। यानी कि दोस्तों भील आच्छादित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। गिरवा उदयपुर के तस्तरी नुमा पहाड़ियों को
गिरवा कहते हैं। देशरो जरगा व रागा के मध्य के पहाड़ियों को देशरो कहते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच को दोस्तों मेरवाड़ कहते हैं। और बोमट यानी कि भील आच्छादित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पहाड़ियां होती है उनकी ऊंचाई है वो राजस्थान के अंदर कहां से मापी जाती है? भारत के अंदर है वो ऊंचाई दोस्तों पहले मुंबई से मापी जाती थी। मैं आपको बता दूं, पहले जो सारी की सारी ऊंचाई थी पर्वतों की चोटियों की बात थी वो कहां से मापी जाती थी? मुंबई के समुद्र तल से मापी जाती थी दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो है दोस्तों वो चेन्नई के अंदर से मापी जाती है, यानी कि चेन्नई से जो सारी की सारी राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं वहां से समुद्र तल की ऊंचाई वो मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, पहले कहां से मापे जाते थे? पहले मुंबई से, और फिलहाल कहां से? चेन्नई से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल सी की पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, ये वो अपने कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों समुद्र तल है। समुद्र तल से दोस्तों ये क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? मैदान। यानी कि दोस्तों जो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई के ऊपर जो उठा हुआ क्षेत्र होता है वो किसके अंदर आता है? मैदान के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों? मैदान के अंदर आता है। ये जो समुद्र तल से वो कितना उठा हुआ होता है दोस्तों? 300 मीटर उठा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, मैदान के बाद आता है दोस्तों पठार। ये दोस्तों 300 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। कौन सा? पठार। कितना होता है? 300 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है फिर पहाड़ियां। ये दोस्तों 600 से 1800 मीटर ऊंची उठी हुई भाग होते हैं। समुद्र तल से 600 से 1800 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। कौन सा? पहाड़ियां। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर आता है पहाड़ियों के बाद आता है दोस्तों पहाड़। ये कितना होता है? 1800 से 2700 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। समुद्र तल से 1800 से 2700 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है दोस्तों पर्वत। कौन सा भाग दोस्तों? पर्वत। ये कितना होता है दोस्तों? ये 2700 मीटर से प्लस होता है सारा, यानी कि 2700 मीटर से ऊंची जो भी चोटियां होती है वो किसके अंदर आती है दोस्तों? पर्वत के अंदर आती है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है दोस्तों मैदान। ठीक है, मैदान कितना? समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा। उसके बाद आता है दोस्तों पठार। पठार कितना? 300 से 600 मीटर ऊंचा। उसके बाद आता है दोस्तों पहाड़ियां। कितनी? 600 से 1800 मीटर ऊंची। 1800 से 2700 मीटर तक पहाड़, और 2700 मीटर जो प्लस होता है वो किसके अंदर आता है दोस्तों? पर्वत के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों को मेन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मुकुंदवाड़ा की हो गई, और नैना पहाड़ी हो गई, और ले लो आप नानी शिरडी पहाड़ी हो गई, और ले लो कोई ऊपरमाल की पहाड़ियाँ हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है, ये कहाँ पे है दोस्तों? बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे है? कोटा से भीलवाड़ा के मध्य जो दोस्तों पहाड़ियाँ उन्हें क्या कहते हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। नैना पहाड़ी। नैना पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? नैना पहाड़ी भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। नानी शिरडी पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है सोजत पाली के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऊपरमाल कहाँ है? ऊपर यानी ऊपरमाल कहाँ है? तो इसके लिए आप याद रखना बीबी। ठीक है, ऊपरमाल मतलब बीबी। बी से बिजोलिया से लेके कहाँ तक है? बसरोडगढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और कोई पहाड़ी ले लो, जैसे आप है ऊपरमाल ले लिया, और कोई बिजासन की ले लो। बिजासन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और ले लो। इस प्रकार दोस्तों पहाड़ियाँ बहुत है। ठीक है, तो इनका आप क्षेत्र याद कर लेना कि दोस्तों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे, कहाँ? तो कोटा से भीलवाड़ा के मध्य मुकुंदवाड़ा की हो जाएगा। नैना पहाड़ी कहाँ पे? भरतपुर के अंदर हो जाएगी। त्रिकुट पहाड़ी,
एक तो है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी और एक है दोस्तों त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी है जिसके ऊपर तो क्या है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग बसा हुआ है। जैसलमेर का किला है ना जो दोस्तों वो त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। कहाँ पे है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, एक है दोस्तों त्रिकुट पर्वत। मैं यहां पे समझाता हूं आपको एक डायग्राम के माध्यम से। ये तो है दोस्तों पहाड़ी और ये एक त्रिकुट पर्वत। ये कौन सी है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी। और ये कौन सा हो जाएगा, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर तो दोस्तों एक दुर्ग बसा हुआ है, कौन सा, जैसलमेर वाला। और दोस्तों त्रिकुट पर्वत है उसके ऊपर एक माता का मंदिर है दोस्तों। कौन सी माता का मंदिर है, केला माता का मंदिर है। कहाँ पे है दोस्तों ये, कैसे केला माता, कैसे करौली और कैसे काली सिंध। यानी कि दोस्तों ये काली सिंध नदी के किनारे है। केला माता का मंदिर है किसके ऊपर, त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। ठीक है, करौली के अंदर है और काली सिंध नदी के किनारे यह मंदिर है। ठीक है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, जैसलमेर पे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे मैदान की। ठीक है, यानी कि आपने दो भाग इसके वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, पहला हो गया, दूसरा अरावली हो गया। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं इस भाग की, कौन से की, उत्तर पूर्व का मैदान। ठीक है दोस्तों, कौन से भाग की, उत्तर पूर्व का मैदान। इसके अंदर दोस्तों आपको चार ही मेन चीजें याद रखनी है। इस दोस्तों इसके अंदर क्या है, नदियां नदियां बहती है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, सर्वाधिक नदियां दोस्तों इसी क्षेत्र के अंदर है। इसलिए दोस्तों इसे खदान का कटोरा भी कहते हैं, उत्तर पूर्व का मैदान। इसे दोस्तों खदान का कटोरा भी कहते हैं। किसे दोस्तों, उत्तर पूर्व के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं, खदान का कटोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे की बात करते हैं कि यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो मेन है वो कितनी नदियां हैं दोस्तों, चार नदियां हैं। कौन कौन सी, चंबल, दूसरी हो जाएगी माही, तीसरी हो जाएगी बनास और 4 नंबर हो जाएगी बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो भाग है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर एक ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है दोस्तों। इसके इस भाग के अंदर आपने बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक नदी दोस्तों यहां से आती है, एक यहां से आती है, एक यहां से आती है और एक है यहां से आती है। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर चार नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन से, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, आज अपने इनको सिर्फ जिले याद करने हैं, बाकी इसके अंदर जो टोटल डिटेल है वो अपने आगे नदियों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी है, चंबल। चंबल नदी, चंबल नदी के दोस्तों आपको अभी के अभी जिले याद करने हैं। कौन से, ये दोस्तों राजस्थान का मैप है। चंबल नदी कहां से आती है, यहां से। कहां से प्रवेश होती है उस चीज को छोड़ो, अपने नदियों के अंदर उसके टोटल डिटेल के अंदर बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों जो चंबल के जो बेसिन के अंदर आते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र की बात करेंगे। कौन से भाग के अंदर सबसे पहले चंबल नदी प्रवेश की, चित्तौड़ के कटे हुए भाग के अंदर। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ के ऊपर थोड़ा सा कौन सा जिला आता है, यहाँ पे कोटा। कोटा के बाद कौन सा आता है दोस्तों, बूंदी। ठीक है, यहाँ पे गई, यहाँ पे कौन सा आ गया, बूंदी, कोटा और ये चित्तौड़ से प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, फिर कौन सा आता है यहाँ पे, सवाई माधोपुर। फिर आगे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, करौली। और फिर दोस्तों आगे कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो ये चंबल नदी है ये कितने दोस्तों, कितने जिलों से होते हुए गुजरती है, 6 जिलों से होते हुए गुजरती है। सबसे पहले चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के ऊपर बूंदी, बूंदी के ऊपर करौली, करौली के ऊपर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद करना है धौलपुर। यदि कोई उल्टा क्रम भी पूछ ले तो उल्टी भी अपने याद होने चाहिए कि यदि नदी का सही क्रम तो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यदि कोई पूछ ले कि उल्टा बता तो भी अपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, यानी कि दोनों साइड से अपने याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दूसरी, माही। दोस्तों ये आप जिले अभी के अभी याद कर लेना, आगे नदियां बहुत ईजी हो जाएगी आपके, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगी नदियां।
क्योंकि आज वाली चीज है जो आप दोस्तों याद कर लेते हो तो ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं माई नदी। माई नदी किन किन क्षेत्र से गुजरती है दोस्तों? माई बेसिन। माई बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ पे एक जिला है, कौन सा? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और यहाँ पे हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। माई नदी के अंदर दोस्तों कितने जिले आते हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, माई नदी के अंदर कितने आते हैं दोस्तों? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यदि वो आपको माई बेसिन शब्द देता है तो दोस्तों उसके अंदर अब माई की जो जितनी भी सहायक नदियां आके इसके अंदर गिरती है वो भी दोस्तों इसके अंदर काउंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार ये माई नदी यहाँ से आ रही है, इसके अंदर एक नदी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो यानी कि दोस्तों मान लो उदयपुर से कोई नदी आके माई नदी के अंदर गिर रही है तो दोस्तों वो क्षेत्र उदयपुर है वो माई बेसिन के अंदर दोस्तों काउंट होगा। माई नदी के अंदर काउंट नहीं होगा वो, लेकिन माई बेसिन के अंदर दोस्तों उदयपुर है वो काउंट होगा। यानी कि जहां से माई की जो सहायक नदियां आके गिर रही है दोस्तों वो क्षेत्र भी क्या है? माई बेसिन के अंदर काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार यहां से कोई नदी आ रही है और वो आके माई नदी के अंदर गिर रही है तो दोस्तों वो क्षेत्र भी किसके अंदर होगा? काउंट होगा, माई बेसिन के अंदर काउंट होगा। और माई नदी कहां से नहीं गुजरती है फिर वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहला, कौन सा? जो 56 का मैदान है दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी दो मेन बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पहले के अंदर बात करते हैं चंबल के अंदर। चंबल बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन सी मेन बातें हैं? एक तो दोस्तों उत्खात कलाकृति, और दोस्तों दो नंबर हो जाएगा उत्खात कलाकृति या बीड़, एक ही है क्षेत्र, बीड़ क्षेत्र एक ही है। फिर होता है दोस्तों बीड़, और फिर हो जाएगा दोस्तों डांग। इस चीज को समझो दोस्तों, उत्काश कलाकृति क्या है? जैसे दोस्तों ये नदी बह रही है, कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, नदी का बहाव क्षेत्र कई बार ज्यादा होता है तो क्या है, नदी जो क्षेत्र है इसको काट देती है और गहरे खड्डे बन जाते हैं दोस्तों, 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर तक क्या है वो गहरे खड्डे बन जाते हैं इस प्रकार। क्योंकि दोस्तों ये नदी है उसका भाव क्षेत्र ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या गहरे खड्डे बन जाते हैं, और इन्हीं गहरे खड्डों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्खात कलाकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्काश कलाकृति कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीएड की। बीएड भी यही क्षेत्र है दोस्तों, उत्काश कलाकृति और बीएड एक ही क्षेत्र है। कौन सा? ये, यानी कि चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को दोस्तों क्या कहते हैं? उत्काश कलाकृति कहते हैं या बीएड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीड। बीड क्या है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो दोस्तों घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो दोस्तों घास के मैदान है उसको बीड कहते हैं। और बीड कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को क्या कहते हैं दोस्तों? बीड कहते हैं। यह प्रश्न दोस्तों राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर आया था कि बीड क्या है और बीड क्या है। कई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचा कि मिस प्रिंट हुए हैं और वो बीड पूछा था उसने, और लगभग स्टूडेंट बीड ठोक के आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मिस प्रिंट हो गई है, लेकिन नहीं दोस्तों, मिस प्रिंट नहीं हुआ है। बीड और बीड के अंदर दोस्तों फर्क है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डांग। जहां जहां दोस्तों ये नदियां हैं, नदी बहती है, ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या है? डाकू रहते हैं। या कि ये मान लो कि डाकुओं द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, पिछले साल के न्यूज के अनुसार आज भी यहाँ पे लगभग 150 डाकुओं की गैंग है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों ये क्या है कि ये पहले जो है ये डाकू किसके दम पर लूटते थे? डांग के दम पे लूटते थे दोस्तों। किसके दम पे लूटते थे? डांग के दम पे लूटते थे। इस कारण दोस्तों इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्काश कलाकृति क्या है, बीहड़ क्या है, बीड क्या है और डांग क्षेत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न इस प्रकार भी आ जाता है कि डांग की रानी कौन सी है? डांग की रानी तो है दोस्तों करोली, और जो डांग का राजा हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है दोस्तों, डांग की रानी तो है करोली और डांग का राजा कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीजें चंबल बेसिन की दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे माई नदी के बारे में। दो नंबर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? माई बेसिन।
यानी कि दोस्तों इस नदी के अंदर भी वो क्षेत्र आएंगे। माई नदी दोस्तों ये राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे एक जिला है, एक जिला यहाँ पे, एक जिला यहाँ पे, और इस साइड में कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, ये हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, और ये हो जाएगा प्रतापगढ़। माई नदी दोस्तों यहाँ से राजस्थान के अंदर प्रवेश की, यहाँ पे बहती हुई यहाँ पे, और इस प्रकार से इस साइड के अंदर यू टर्न वापस ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले काउंट होंगे, इसके अंदर होंगे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। कौन किस के अंदर आएंगे दोस्तों, ये आएंगे माई नदी के अंदर, यानी कि माई नदी का जहां से प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर आएंगे। लेकिन दोस्तों वो आपको पूछ ले कि माई बेसिन के अंदर कौन सा आएगा, और उसके अंदर यदि उदयपुर ऑप्शन है दोस्तों, तो फिर अपने उदयपुर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों उदयपुर से भी एक माई नदी की जो सहायक नदी है वो आके इसके अंदर माई नदी के अंदर गिरती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं माई बेसिन। माई बेसिन हो गया। अब बात करते हैं 100 द्वीपों का शहर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। ये दोस्तों इस चीज को समझो, यानी कि यहां से इस प्रकार माई नदी आ रही है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार माई नदी आ रही है, यहाँ पे बीच में कोई पहाड़ी आ गई दोस्तों, और क्या है माई नदी इसके चारों ओर बहती हुई आगे फिर वापस है एक होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पहाड़ी होगी, पहाड़ी आ गई, आधी माई नदी इधर से होगी, आधी माई नदी इधर से होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो ये स्थान ऊपर उठ गया दोस्तों, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं मेवल की। मेवल क्या है दोस्तों, इसी के अंदर आएगा माही बेसिन के अंदर कौन सा, मेवल। मेवल और प्लस बागड़ एक ही क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। मेवल प्लस बागड़ क्या है दोस्तों, एक ही क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों ये राजस्थान का भाग है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया दोस्तों बांसवाड़ा। ये कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। और ये कौन सा हो गया दोस्तों, डूंगरपुर। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक तो यहाँ पे है एक क्षेत्र, और एक क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे है। तो दोस्तों जो ये क्षेत्र है ये कौन सा है दोस्तों, मेवल क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों, मेवल क्षेत्र है। प्लस यहाँ पे राजस्थानी प्लस गुजरात में मिश्रित भाषा बोली जाती है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, बागड़ी कहते हैं। कौन सी भाषा, बागड़ी भाषा बोली जाने के कारण दोस्तों ये क्षेत्र वो क्या कहलाता है दोस्तों, बागड़ कहलाता है। अब दोस्तों एक बात करते हैं, एक तो है दोस्तों कांठल, और एक है दोस्तों छप्पन का मैदान। कांठल का मतलब दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये माई नदी के कंठों से होते हुए कंठों से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्र वो माई नदी के क्या है, यानी कंठों से प्रारंभ होता है। इस प्रकार ये मान लो आप कि राजस्थान के अंदर जो कंठों से माई नदी का वो क्षेत्र है, इसलिए इसको कांठल कहते हैं। प्लस छप्पन का मैदान, छप्पन यानी कि दोस्तों नदियों द्वारा क्या है, नाले, यानी कि यहाँ पे ये मान लो कि ये क्षेत्र है, ये नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, मैदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये क्षेत्र हो जाएगा, ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, छप्पन का मैदान हो जाएगा, ठीक है। छप्पन का मैदान प्लस कांठल एक ही क्षेत्र है, और मेवल प्लस बागड़ एक ही क्षेत्र है दोस्तों। अब दोस्तों एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको, अब लगभग स्टूडेंट बागड़ और बांगड़ के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान है, इसके अंदर तो दोस्तों दो भाग है, एक तो दोस्तों ये कौन सा, बांगड़, और एक है दोस्तों ये कौन सा, बागड़। ये जो दोस्तों बांगड़ है, ये दोस्तों क्या है, इस बिंदी से अटका हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या है, इसे बिंदी से अटका हुआ है, ये बिंदी यही रहेगी और ये बागड़ टूट के गिरा यहाँ पे, यानी कि ये क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बागड़ हो जाएगा। यानी कि ये है तो ये क्षेत्र बांगड़, यानी कि ऊपर बिंदी से अटका हुआ है, ये बिंदी है फिर रहेगी, और ये क्षेत्र वो टूट के गिरा, और ये इस प्रकार यहाँ पे कौन सा हो गया, बागड़ क्षेत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इनके दोस्तों, जब यदि मैप आपके आधार ध्यान में है दोस्तों, तो नदियों के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होगी, 1% भी समस्या नहीं होगी। फिर आपको दोस्तों सीधे जिले ध्यान में रखने होंगे, आपको उनको रटना नहीं पड़ेगा। फिर आती है दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बनास नदी। कहां से उद्गम होते हैं दोस्तों, राजसमंद से, ठीक है। राजसमंद से बाद यानी कि माई बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, माई बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों बेसिन के अंदर ये एक बार अपने उदयपुर को भी काउंट कर लेते हैं। उदयपुर के ऊपर कौन सा आ गया, चित्तौड़। चित्तौड़ के ऊपर दोस्तों कौन सा आ गया, भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा के ऊपर दोस्तों कौन सा आ गया, अजमेर। अजमेर के इधर कौन सा आ गया, टोंक। और टोंक के बाद में कौन सा आ गया दोस्तों, सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, बनास नदी के अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, बनास राजस्थान से उद्गम हुआ, उसके बाद उदयपुर, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। दोस्तों ये क्रम से याद होना चाहिए आपको जिले, ये नहीं कि पहले राजसमंद बता दिया फिर भीलवाड़ा, नहीं दोस्तों, ये नदी है, ये अपने क्रम से बहती है, तो दोस्तों इनका क्रम भी आपको ध्यान में रख लेना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि माई नदी का क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि माई नदी का सही क्रम कौन सा है, और वो आपको जिले दे देगा कि इनका मिलान कीजिए, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपको नदी है वो एकदम सही ढंग से याद कर लेना, जो दोस्तों जिले हैं इसके। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। दोस्तों ये किसके अंदर आता है, ये बनास नदी के अंदर आता है दोस्तों, बनास बेसिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक लास्ट कौन सी है, बाणगंगा। कौन सी है दोस्तों, बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इजी सी है। कहां से उद्गम हुआ, जयपुर, दौसा और भरतपुर, तीन ही ये दोस्तों, ये जो बाणगंगा नदी है ये तीन ही जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये छोटे से, इसके बारे में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो माइंड आधारित प्रश्न होते हैं ज्योग्राफी की, ये दोस्तों समझ लेना। ठीक, एग्जामिनर आपको किसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे दोस्तों वो मैंने कल आपको बताया था गुरु शुक्र की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो उसने दे दिया 1427 मीटर, और यदि उसने फुट के अंदर पूछ लिया दोस्तों 50% स्टूडेंट इसके अंदर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग स्टूडेंट को फीट के अंदर वो उसकी ऊंचाई नहीं निकालनी आती। तो दोस्तों ध्यान रखना, 3.28 फीट होते हैं किसके अंदर, कितने 1 मीटर के अंदर दोस्तों कितने होते हैं, 3.28 फीट होते हैं। तो ये दोस्तों जो माइंड आधारित प्रश्न है ये आप समझ लेना, ये गलत मत कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने ये मैदानी क्षेत्र ये दोस्तों कंप्लीट हो गया, और जो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर है वो दोस्तों अपने हड़ौती का पठार वो कंप्लीट कर देंगे। और इस प्रकार से दोस्तों जो अपना है वो राजस्थान के सामान्य इंट्रोडक्शन है, यानी कि भौतिक प्रदेश है और सामान्य जानकारी है, वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यदि आपको पीछे वाला समझ में आ गया दोस्तों, तो ये मान लेना कि आगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है किसी भी चैप्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे नदियाँ बहुत ईजी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, जय हो, विजय हो।